सोचिए, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चार्ट पर सब कुछ ठीक लगता है, अकाउंट बैलेंस भी सामान्य है। फिर अचानक एक छोटा सा लाल कैंडल और आपका दिल धड़कने लगता है, हाथ कांपते हैं और दिमाग कहने लगता है तुम गलत हो। लेकिन क्या सच में मार्केट आपको तोड़ रहा है या ये लड़ाई कहीं और हो रही है? इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो सच जिसे 90% ट्रेडर कभी नहीं समझ पाते। अध्याय 1, दर्द कहाँ होता है। ट्रेडिंग से जुड़ा सबसे पहला और सबसे गहरा भ्रम तोड़ा गया है, जिसे अधिकतर लोग जीवन भर समझ ही नहीं पाते। आमतौर पर ट्रेडर ये मानते हैं कि ट्रेडिंग में दर्द तब होता है जब पैसा कटता है, जब अकाउंट रेड होता है या जब चार्ट उनके खिलाफ चला जाता है। लेकिन ये अध्याय बहुत साफ शब्दों में समझाता है कि असली दर्द ना तो आंखों में होता है, ना स्क्रीन पर और ना ही सीधे पैसों में। असली दर्द दिमाग में होता है और वही दर्द ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पहली बार ये एहसास कराया जाता है कि लॉस केवल एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की मानसिक पहचान पर सीधा हमला होता है। दिमाग इस लॉस को मैं गलत हूँ, मैं असफल हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ जैसे संदेशों में बदल देता है और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। मानव मस्तिष्क पैसे को सिर्फ कागज या नंबर के रूप में नहीं देखता। दिमाग के लिए पैसा एक सर्वाइवल सिग्नल है, यानी सुरक्षा, सम्मान, भविष्य और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ संकेत। इसीलिए जब ट्रेड में छोटा सा भी लॉस होता है तो दिमाग उसे सामान्य गणित की तरह नहीं लेता, बल्कि खतरे की घंटी की तरह महसूस करता है। यही कारण है कि कई बार मामूली लॉस भी दिल की धड़कन बढ़ा देता है, हाथ कांपने लगते हैं और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। ये अध्याय बहुत गहराई से समझाता है कि लॉस का डर इतना शक्तिशाली क्यों होता है और क्यों दिमाग उसे बढ़ा चढ़ाकर महसूस करता है। ट्रेडिंग को केवल फाइनेंशियल गेम समझना एक बड़ी भूल है। ट्रेडिंग असल में एक न्यूरोलॉजिकल गेम है, जहां हर निर्णय दिमाग की पुरानी यादों, डर, अहंकार और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से प्रभावित होता है। जब तक ट्रेडर ये नहीं समझता कि उसका दिमाग लॉस पर कैसे रिएक्ट करता है, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी उसे लगातार प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। ये अध्याय ट्रेडर को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया की ओर देखने के लिए मजबूर करता है, जहां असली लड़ाई चल रही होती है। यहीं से ट्रेडिंग को समझने का नजरिया बदलता है, चार्ट से हटकर माइंड की ओर, पैसों से हटकर पहचान की ओर और स्ट्रैटेजी से पहले मानसिक स्थिरता की ओर। अध्याय 2, मार्केट इमोशनलेस है, दिमाग नहीं। मार्केट के पास ना कोई भावना होती है, ना कोई एजेंडा और ना ही किसी व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाने की कोई मंशा। चार्ट पर बनने वाली कैंडल्स आपको अपमानित करने नहीं आती, ना ही प्राइस मूवमेंट आपको सबक सिखाने के लिए चलता है। मार्केट बस चलता है डिमांड और सप्लाई के नियमों पर, बिना किसी भावना, बिना किसी पहचान के। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है कि इंसान का दिमाग इस न्यूट्रल मूवमेंट को भी अपने ऊपर ले लेता है। वो हर उतार चढ़ाव को अपने मूल्य से जोड़ देता है, जैसे मार्केट उसके फैसलों पर टिप्पणी कर रहा हो। असल में जब लॉस होता है तो दर्द इसलिए नहीं होता कि पैसे कम हो गए। दर्द इसलिए होता है क्योंकि दिमाग उस लॉस को पर्सनल बना लेता है। वो भीतर से आवाज देता है, तुम गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम फेल हो गए। यही वो पल होता है जहां ट्रेडिंग एक साधारण प्रोबेबिलिटी गेम से निकलकर ईगो और आइडेंटिटी की लड़ाई बन जाती है। लॉस को दिमाग सिर्फ एक गलत ट्रेड नहीं मानता, बल्कि अपनी काबिलियत, समझ और आत्मसम्मान पर हमला समझता है। यहीं पर यह साफ होता है कि मार्केट आपको नहीं तोड़ता, आपकी इंटरप्रिटेशन आपको तोड़ती है। एक ही लॉस दो अलग अलग ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल अलग अर्थ रख सकता है। एक इसे सिस्टम का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरा इसे अपनी योग्यता पर सवाल मानकर बिखर जाता है। फर्क मार्केट में नहीं, दिमाग के फ्रेम में होता है। लॉस खुद में न्यूट्रल है, लेकिन दिमाग उसे जहर बना देता है। दिमाग पैसे को केवल करेंसी नहीं मानता, वो इसे सर्वाइवल का संकेत मानता है। इसी वजह से छोटा सा लॉस भी बड़ा खतरा लगने लगता है। जैसे ही पैसा जाता है, दिमाग अलार्म बजा देता है, खतरा, सुरक्षा खतरे में है, कुछ गलत हो रहा है। यही कारण है कि ट्रेडर पैनिक करता है, जल्दी एग्जिट करता है या बदले की भावना से अगला गलत ट्रेड ले लेता है। यह सब मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजी की वजह से होता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे गहरी चोट सेल्फ इमेज को लगती है। लॉस पैसा नहीं छीनता, वो आपके बारे में आपकी बनाई हुई छवि को चुनौती देता है। जो ट्रेडर खुद को स्मार्ट, समझदार या अच्छा ट्रेडर मानता है, उसके लिए हर लॉस एक सीधा सवाल बन जाता है, क्या मैं सच में इतना काबिल हूं? और जब यह सवाल बार बार उठता है तो आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। यही समझ इस अध्याय की असली नींव है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने या स्ट्रैटेजी लगाने का खेल नहीं है। ये एक फाइनेंशियल गेम से कहीं ज्यादा एक न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल गेम है,
जब तक ट्रेडर ये नहीं समझ लेता कि मार्केट उससे कुछ नहीं कह रहा बल्कि उसका दिमाग ही हर मूवमेंट को अर्थ दे रहा है, तब तक वो हर लॉस में खुद को खोता रहेगा। और जब ये समझ आ जाती है तभी असली ट्रेडिंग की यात्रा शुरू होती है। अध्याय 3, लॉस इक्वल्स आइडेंटिटी अटैक। इस अध्याय में बहुत गहराई से ये समझाया गया है कि ट्रेडिंग में होने वाला लॉस वास्तव में क्या होता है और वो हमें इतना ज्यादा क्यों तोड़ देता है। यहाँ सबसे पहले ये भ्रम तोड़ा जाता है कि लॉस केवल पैसों का नुकसान है। सच ये है कि लॉस का असली दर्द ना तो आंखों में होता है, ना चार्ट पर दिखाई देता है और ना ही सिर्फ अकाउंट बैलेंस में। असली चोट दिमाग पर पड़ती है। जब ट्रेडर लॉस देखता है तो उसका दिमाग इसे सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट की तरह नहीं लेता, बल्कि अपनी पहचान पर हमला मान लेता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि ये लॉस उसकी काबिलियत, उसकी समझ और उसके मैं सही हूं वाले विश्वास को चुनौती दे रहा है। मार्केट के पास कोई भावना नहीं होती, कैंडल्स आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बनती और ना ही प्राइस मूवमेंट आपको सबक सिखाने के इरादे से चलता है। मार्केट बस चलता है अपने नियमों के अनुसार। लेकिन समस्या यहां शुरू होती है कि इंसानी दिमाग हर चीज को पर्सनल बना लेता है। एक छोटा सा लॉस भी दिमाग में आवाज पैदा करता है, तुम गलत हो। यही एक लाइन पूरी साइकोलॉजी को हिला देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत होना सहन नहीं कर पाते। वे गलत को पैसे से नहीं, अपनी वैल्यू से जोड़ लेते हैं। ये अध्याय साफ करता है कि लॉस पैसा नहीं छीनता, बल्कि सेल्फ इमेज को चैलेंज करता है। दिमाग पैसे को सिर्फ करेंसी नहीं मानता, वो उसे सर्वाइवल से जोड़कर देखता है। इसलिए जब भी अकाउंट रेड होता है, दिमाग को ऐसा लगता है जैसे कोई खतरा सामने आ गया हो। इसी वजह से छोटा सा लॉस भी बहुत बड़ा महसूस होता है और ट्रेडर तुरंत रिएक्ट करने लगता है। जल्दी एग्जिट, बदला लेने वाला ट्रेड या स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला। ये भी बताया गया है कि ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि लॉस एक्सेप्ट करने का मतलब होता है ये मान लेना कि मैं गलत था। इसका मतलब होता है ये स्वीकार करना कि हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। और दिमाग को ना तो गलत होना पसंद है और ना ही कंट्रोल खोना, इसलिए वो बचाव में उतर आता है। वो जस्टिफिकेशन ढूंढता है, मार्केट मैनिपुलेटेड था, न्यूज की वजह से हुआ, टाइमिंग खराब थी या किसी और बाहरी कारण को दोष दे देता है। ये सब इसलिए ताकि मैं गलत था इस सच्चाई से बचा जा सके। लेकिन यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि अकाउंट लॉस से नहीं मरता, अकाउंट लॉस को नकारने से मरता है। जब ट्रेडर ये मानने से इनकार करता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेडिंग लॉस था, तब वो अपनी गलतियों से सीख नहीं पाता। वो वही पैटर्न दोहराता रहता है, वही इमोशनल रिएक्शन देता है और धीरे धीरे डिसिप्लिन खत्म हो जाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि ट्रेडिंग एक फाइनेंशियल गेम से ज्यादा एक न्यूरोलॉजिकल गेम है। जो ट्रेडर ये समझ लेता है कि मार्केट उसे जज नहीं कर रहा, बल्कि उसका अपना दिमाग हर लॉस को पर्सनल बना रहा है, वही आगे बढ़ पाता है। जैसे ही लॉस को पहचान पर हमला मानना बंद होता है और उसे सिर्फ सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, वहीं से एक ट्रेडर का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अध्याय 4, बॉडी रिएक्शन एंड सर्वाइवल मोड। यहाँ इस हिस्से में ट्रेडिंग को केवल स्क्रीन और चार्ट तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे सीधे इंसानी शरीर और दिमाग की प्रतिक्रिया से जोड़कर समझाया गया है। जैसे ही कोई ट्रेड लाल रंग में जाता है, यानी जैसे ही नुकसान दिखना शुरू होता है, शरीर के भीतर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। हार्ट रेट अचानक बदलने लगती है, सांसें तेज और उथली हो जाती हैं, हाथों में हल्का तनाव महसूस होने लगता है। ये सब बिना सोचे समझे होता है, क्योंकि उस पल दिमाग तर्क नहीं करता, बल्कि खतरे को पहचानता है। उसके लिए ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं होता, बल्कि सर्वाइवल से जुड़ा सिग्नल बन जाता है। दिमाग पैसे को एक नंबर की तरह नहीं देखता, वो उसे सुरक्षा और अस्तित्व से जोड़ देता है। इसलिए जब स्क्रीन पर नुकसान दिखता है तो दिमाग इसे ऐसे समझता है जैसे कोई वास्तविक खतरा सामने आ गया हो। इसी वजह से शरीर तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई अचानक शोर सुनकर या खतरा देखकर इंसान सतर्क हो जाता है। इस अवस्था में शांत निर्णय लेना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल दिमाग के लॉजिकल हिस्से के पास नहीं, बल्कि सर्वाइवल हिस्से के पास चला जाता है। यहीं से वो फैसले जन्म लेते हैं जिन्हें हम बाद में गलत ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉप लॉस हटाना ताकि नुकसान दिखे ही नहीं, जल्दी जल्दी एग्जिट कर लेना ताकि दर्द खत्म हो जाए, या फिर रिवेंज ट्रेड लेना ताकि दिमाग को ये तसल्ली मिल सके कि मैं अभी भी कंट्रोल में हूँ। बाहर से देखने पर यह मनी मैनेजमेंट या डिसिप्लिन की गलती लगती है, लेकिन असल में ये शरीर और दिमाग की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जो खतरे से बचने की कोशिश कर रही होती है। इस हिस्से का सबसे गहरा संदेश यही है कि ट्रेडर जिस चीज से लड़ रहा होता है वो मार्केट नहीं होता, वो अपने ही अंदर चल रही उस जैविक प्रतिक्रिया से लड़ रहा होता है जो नुकसान को खतरे की तरह ट्रीट करती है।
जब तक इस सच्चाई को नहीं समझा जाता तब तक हर लॉस के साथ वही डर, वही घबराहट और दोहराए जाते हैं। यही कारण है कि सफल ट्रेडिंग केवल नियमों का खेल नहीं बल्कि अपने शरीर और दिमाग की प्रतिक्रियाओं को समझने और उन्हें ट्रेन करने की प्रक्रिया बन जाती है। अध्याय 5, इमोशनल ट्रेडर वर्सेस प्रोफेशनल ट्रेडर। ट्रेडिंग की टेक्निकल समझ तक सीमित नहीं रहता बल्कि ये ट्रेडर की मानसिक अवस्था और उसके भीतर चल रही लड़ाई को उजागर करता है। बताया गया है कि जैसे ही कोई ट्रेड लॉस में जाता है, दो अलग अलग तरह के इंसान सामने आते हैं। एक वो जो लॉस को अपनी बेइज्जती मान लेता है और दूसरा वो जो लॉस को एक संकेत की तरह पढ़ता है। इमोशनल ट्रेडर के लिए लॉस कोई साधारण परिणाम नहीं होता बल्कि ये उसके आत्मसम्मान पर सीधा हमला बन जाता है। उसे लगता है कि मार्केट ने उसे नीचा दिखा दिया, कि वो गलत साबित हो गया, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर देती है। वो लॉस को स्वीकार करने के बजाय उससे लड़ने लगता है, जैसे मार्केट कोई दुश्मन हो जिससे बदला लेना जरूरी हो। इसके विपरीत प्रोफेशनल ट्रेडर का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। उसके लिए लॉस कोई इंसल्ट नहीं बल्कि एक मैसेज होता है। वो समझता है कि हर लॉस कुछ ना कुछ जानकारी देकर जाता है। कभी टाइमिंग गलत थी, कभी एंट्री सही नहीं थी, कभी कंडीशन बदल चुकी थी। वो लॉस को अपनी पहचान से नहीं जोड़ता बल्कि अपने सिस्टम और प्रोसेस का हिस्सा मानता है। इसलिए जहां इमोशनल ट्रेडर गुस्से, डर और हताशा में गलत फैसले लेता है, वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर शांत रहकर उस लॉस से सीख निकालने की कोशिश करता है। एक लड़ाई करता है, दूसरा अवलोकन करता है। इस अंतर को समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो बिंदु है जहां से ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में फेल होते हैं। जो ट्रेडर लॉस से लड़ता है वो असल में मार्केट से नहीं, खुद से लड़ रहा होता है। वो हर रेड कैंडल को चुनौती समझता है, हर स्टॉप लॉस को अपमान और हर गलत ट्रेड को अपनी काबिलियत पर सवाल। इसी लड़ाई में उसका डिसिप्लिन टूटता है, नियम छूटते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। दूसरी ओर जो ट्रेडर लॉस को सीखने का जरिया बनाता है वो धीरे धीरे स्थिर होता जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मार्केट को हराना संभव नहीं, लेकिन खुद को नियंत्रित करना पूरी तरह उसके हाथ में है। यही कारण है कि ये अध्याय साफ शब्दों में कहता है कि जो ट्रेडर लॉस से लड़ता है वो मार्केट से कभी नहीं जीत सकता। जीत वहां नहीं है जहां आप हर ट्रेड में सही हो, जीत वहां है जहां आप हर गलत ट्रेड के बाद भी खुद को संभाल सकें। प्रोफेशनल ट्रेडर की ताकत उसके बड़े प्रॉफिट में नहीं बल्कि उसके शांत लॉस में छिपी होती है, और यही समझ धीरे धीरे एक आम ट्रेडर को एक परिपक्व, स्थिर और लंबे समय तक टिकने वाले ट्रेडर में बदल देती है। अध्याय 6, लॉस इज इनएविटेबल, स्टोरी ऑप्शनल। इस अध्याय में ट्रेडिंग के उस सबसे गहरे सच को सामने रखा गया है जिसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि मार्केट के पास कोई इमोशन नहीं होता। कैंडल्स आपको नीचा दिखाने, आपकी बेइज्जती करने या आपको सबक सिखाने के इरादे से नहीं चलती। प्राइस मूवमेंट का आपसे कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद जब ट्रेड लॉस में जाता है तो दिमाग उसे व्यक्तिगत हमला बना लेता है। वही दिमाग धीरे धीरे कान में फुसफुसाने लगता है, तुम गलत हो, तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती। और यहीं से असली समस्या की शुरुआत होती है। मार्केट नहीं बल्कि आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन आपको तोड़ना शुरू कर देती है। ये अध्याय समझाता है कि लॉस असल में पैसा नहीं छीनता बल्कि आपकी सेल्फ इमेज को चैलेंज करता है। दिमाग पैसे को सिर्फ नंबर या करेंसी की तरह नहीं देखता बल्कि उसे सर्वाइवल से जोड़ देता है। इसलिए एक छोटा सा लॉस भी दिमाग को बड़ा खतरा लगने लगता है। ट्रेड रेड होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ गलत हो गया हो, जैसे आपकी काबिलियत पर सवाल उठ गया हो। यही वजह है कि ट्रेडिंग को यहाँ एक फाइनेंशियल गेम नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल गेम बताया गया है, जहाँ असली लड़ाई चार्ट पर नहीं दिमाग के अंदर चलती है। ये भी गहराई से बताया गया है कि ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि लॉस एक्सेप्ट करने का मतलब होता है मान लेना कि मैं गलत था और ये स्वीकार करना कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इंसानी दिमाग को गलत होना पसंद नहीं और कंट्रोल खोना तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो तुरंत बहाने ढूंढने लगता है। मार्केट मैनिपुलेशन था, न्यूज़ की वजह से हुआ, टाइमिंग खराब थी। इस प्रक्रिया में ट्रेडर अपने ईगो को तो बचा लेता है लेकिन अकाउंट को धीरे धीरे मार देता है। यहाँ साफ शब्दों में कहा गया है कि अकाउंट लॉस से नहीं मरता, लॉस को नकारने से मरता है। इस अध्याय में ट्रेडिंग को केवल दिमाग से नहीं बल्कि बॉडी लेवल पर भी समझाया गया है। जैसे ही ट्रेड रेड होता है, हार्ट रेट बदल जाती है, सांस तेज हो जाती है और शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है। दिमाग इसे फाइनेंशियल इवेंट नहीं बल्कि खतरे के सिग्नल की तरह पड़ता है। इसी सर्वाइवल रिएक्शन की वजह से ट्रेडर स्टॉप लॉस हटाता है, जल्दी एग्जिट करता है या रिवेंज ट्रेड में कूद जाता है।
यहाँ ये साफ किया गया है कि ये गलतियां मनी मैनेजमेंट की कमी नहीं बल्कि फियर बेस्ड बॉडी रिएक्शन का नतीजा है। इसके बाद अध्याय में इमोशनल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच एक साफ रेखा खींची जाती है। इमोशनल ट्रेडर लॉस को इंसल्ट मानता है, उसे लगता है कि मार्केट ने उसे नीचा दिखाया है। वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को एक मैसेज की तरह देखता है, एक फीडबैक जिससे कुछ सीखा जा सकता है। एक ट्रेडर लॉस से लड़ता है, दूसरा उससे सीखता है, और यही फर्क तय करता है कि कौन टिकेगा और कौन मार्केट से बाहर हो जाएगा। अंत में ये बहुत गहरी बात कही गई है कि लॉस को टाला नहीं जा सकता, लेकिन लॉस के बाद दिमाग जो कहानी बनाता है वही असली नुकसान करती है। एक कहानी कहती है ये प्रोसेस का हिस्सा है, और दूसरी कहानी कहती है मैं बेकार हूं। दोनों कहानियां एक ही लॉस से जन्म लेती हैं, लेकिन उनका अंजाम बिल्कुल अलग होता है। यहीं से ट्रेडर का भविष्य तय होता है। क्या वो सीख कर आगे बढ़ेगा या खुद पर शक करके टूट जाएगा। अध्याय 7, फियर द साइलेंट एंट्री। यहां इस अध्याय में डर की असली एंट्री दिखाई जाती है, लेकिन उसे किसी शोर शराबे वाले रूप में नहीं बल्कि बेहद शांत और खतरनाक तरीके से समझाया गया है। डर कभी सीधे आकर ये नहीं कहता कि तुम फेल हो जाओगे या सब खत्म हो जाएगा। वो बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए दिमाग में एक सवाल डालता है, अगर और गिर गया तो? यही सवाल सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि ये सवाल तथ्य पर नहीं, कल्पना पर टिका होता है। इसी एक पल में ट्रेडर वर्तमान चार्ट से कट जाता है और एक ऐसे भविष्य में चला जाता है जो अभी हुआ ही नहीं है। यहां यह स्पष्ट किया गया है कि फियर कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता। प्रेजेंट में तो सिर्फ डेटा होता है, एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क और सेटअप, लेकिन डर हमेशा भविष्य में जीता है। वो आपको ऐसे सीन दिखाता है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। बड़ा लॉस, अकाउंट उड़ता हुआ, इज्जत खत्म होती हुई और दूसरों से खुद की तुलना। डर का खेल यही है कि वो दिमाग को अभी से उस दर्द का एहसास करा देता है जो शायद कभी आई ही नहीं। इस हिस्से में यह भी समझाया गया है कि डर रियलिटी नहीं दिखाता, वो इमेजिनेशन दिखाता है। चार्ट पर अभी जो हो रहा है, डर उसकी बात नहीं करता। वो अगर, शायद, मान लो जैसे शब्दों के सहारे दिमाग में फिल्म चलाता है। यही वजह है कि ट्रेडर स्टॉप लॉस से पहले ही बाहर निकल जाता है, सेटअप होते हुए भी एंट्री नहीं लेता या प्रॉफिट को जल्दी काट देता है। ये फैसले लॉजिक से नहीं, डर के भविष्य आधारित सीन से निकलते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात रखी जाती है। डर का असली दुश्मन पैसा नहीं है बल्कि अनिश्चितता है। दिमाग अनिश्चितता को खतरा मानता है और ट्रेडिंग पूरी तरह अनिश्चितता का खेल है। इसलिए जैसे ही ट्रेड में पैसा लगा होता है, दिमाग कंट्रोल चाहता है, लेकिन मार्केट कंट्रोल नहीं देता। यहीं से डर पैदा होता है। डर इसलिए नहीं आता कि सेटअप खराब है, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि दिमाग भविष्य को लॉक नहीं कर सकता। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे पहचानना सीखा जा सकता है। जैसे ही ये समझ आ जाता है कि ये आवाज़ प्रेजेंट की नहीं फ्यूचर की है, उसी पल उसका असर कम होने लगता है। प्रोफेशनल ट्रेडर डर के बिना ट्रेड नहीं करता, वो डर के बावजूद प्रोसेस को फॉलो करता है। यही फर्क है। अंत में ये साफ किया जाता है कि डर आपको इसलिए नुकसान नहीं देता क्योंकि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप इंसान हैं। लेकिन जो ट्रेडर ये सीख लेता है कि हर अगर का जवाब चार्ट नहीं, नियम देते हैं, वही धीरे धीरे इमोशनल रिएक्शन से प्रोफेशनल रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ता है। यही वो मोड़ है जहां ट्रेडिंग पैसा कमाने की कोशिश से निकलकर मानसिक स्थिरता की कला बन जाती है। अध्याय 8, फियर प्लस मेमोरी इक्वल्स पैनिक। इस हिस्से में बहुत गहराई से यह समझाया गया है कि डर अचानक पैदा नहीं होता, बल्कि वो पुराने अनुभवों की परछाई होता है। जब एक ट्रेड थोड़ा सा भी आपके खिलाफ जाता है, तो दिमाग सिर्फ उसी पल को नहीं देखता, बल्कि वो अपने भीतर जमा हुई पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री को जगा देता है। पुराने लॉस, पुराने ब्रेकडाउन, वे दिन जब अकाउंट तेजी से गिरा था, सब कुछ एक साथ सक्रिय हो जाता है। बाहर स्क्रीन पर सिर्फ एक रेड कैंडल होती है, लेकिन अंदर दिमाग में कई सालों की यादें चल रही होती हैं। यही वजह है कि कई बार बहुत छोटा मूव भी असहनीय लगने लगता है, क्योंकि दिमाग उसे वर्तमान नहीं, अतीत से जोड़कर देख रहा होता है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस स्थिति में ट्रेडर असल में मार्केट से नहीं लड़ रहा होता, वो चार्ट नहीं देख रहा होता, वो अपने दिमाग में बने पैटर्न को देख रहा होता है। मार्केट बस एक ट्रिगर बनता है, असली खेल भीतर चलता है। डर आपको ये महसूस कराता है कि ये फिर से वही होने वाला है, भले ही सिचुएशन पूरी तरह अलग हो। इसी कारण ट्रेडर बिना वजह जल्दी एग्जिट कर देता है, या स्टॉप लॉस खिसका देता है, या फिर सेटअप होते हुए भी एंट्री नहीं ले पाता। यही डर ट्रेडर को वर्तमान क्षण से काट देता है।
वो अब उस ट्रेड को उसके नियमों, उसके रिस्क और उसके प्रोसेस के आधार पर नहीं देखता, वो उसे अपने पुराने दर्द के चश्मे से देखने लगता है। दिमाग कहता है तूने पहले भी यही किया था और यही किया था और तब नुकसान हुआ था, जबकि सच ये होता है कि न तो मार्केट वही है, न सेटअप वही है और न ही कंडीशन वही है। फिर भी डर दिमाग को यकीन दिला देता है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि ट्रेडर असल में प्राइस एक्शन में नहीं बल्कि अपने अनकंट्रोल्ड मेमोरी सिस्टम में फंस जाता है। जब तक वो ये नहीं समझता कि डर वर्तमान का नहीं बल्कि पुराने लॉस का रिफ्लेक्शन है, तब तक वो हर नए ट्रेड को उसी बोझ के साथ उठाता रहेगा। इस स्थिति में मार्केट को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले उसे अपने दिमाग के भीतर चल रही कहानी को पहचानना और रोकना पड़ता है। यही वो बिंदु है जहां ट्रेडिंग एक टेक्निकल स्किल से निकलकर एक मानसिक अभ्यास बन जाती है। अध्याय 9, अर्जेंसी ट्रैप। इस अध्याय में डर की असली एंट्री को बेहद गहराई से समझाया गया है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि डर कभी भी जोर से नहीं आता, न ही वो किसी अलार्म की तरह चिल्लाता है। डर की सबसे खतरनाक खासियत यही है कि वो बहुत शांति से दिमाग में सवाल डालता है। वो कहता है, अगर और गिर गया तो, अगर इस बार पूरा नुकसान हो गया तो, अगर ये ट्रेड भी गलत हो गया तो। ये सवाल इतने सामान्य लगते हैं कि ट्रेडर को लगता है वो समझदारी से सोच रहा है, जबकि असल में डर धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू कर चुका होता है। यहाँ बताया गया है कि डर कभी वर्तमान में नहीं जीता, डर हमेशा भविष्य में रहता है। वो उस प्राइस को नहीं देखता जो अभी स्क्रीन पर है, बल्कि उस प्राइस की कल्पना करता है जो शायद कभी आए ही नहीं। डर रियलिटी नहीं दिखाता, वो इमेजिनेशन दिखाता है। और समस्या ये है कि दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जैसे ही दिमाग भविष्य के नुकसान की कल्पना करता है, शरीर उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे नुकसान सच में हो रहा हो। डर पुराने लॉस को कैसे जगा देता है? एक छोटा सा ट्रेड, एक हल्की सी रेड कैंडल और अचानक दिमाग पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री खोल देता है। पिछले महीनों के नुकसान, पुराने गलत फैसले, वो दिन जब अकाउंट बुरी तरह गिरा था, सब कुछ एक साथ सामने आ जाता है। ट्रेडर उस एक ट्रेड में नहीं रहता, वो अपने पूरे अतीत के दर्द में फंस जाता है। इस समय ट्रेडर असल में मार्केट में नहीं होता, वो अपने ही मानसिक पैटर्न के जाल में फंसा होता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई गई है कि डर का अगला हथियार जल्दबाजी है। डर कहता है अभी कुछ करो, अभी बाहर निकलो, अभी सेटअप बदलो, अभी स्ट्रैटेजी बदलो। डर आपको रोकता नहीं बल्कि आपको जल्दबाज बना देता है। वो आपको सोचने का समय नहीं देता, वो आपको प्रोसेस से काट देता है। इसी जल्दबाजी में ट्रेडर सही सेटअप को खराब एग्जिट से मार देता है, सही सिस्टम को बीच में छोड़ देता है और बाद में पछताता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश ये है कि डर का सामना मार्केट में नहीं, दिमाग में करना होता है। डर तब पैदा नहीं होता जब प्राइस गिरती है, डर तब पैदा होता है जब दिमाग उस गिरावट का मतलब अपनी पहचान से जोड़ लेता है। जब तक ट्रेडर ये नहीं समझता कि डर भविष्य की कहानी है, वर्तमान की सच्चाई नहीं, तब तक वो बार बार वही गलतियां दोहराता रहेगा। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे पहचाना और ऑब्जर्व किया जा सकता है, और यहीं से प्रोफेशनल ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। अध्याय 10, ईगो, द डेंजरस विस्पर। इस हिस्से में बहुत गहराई से यह समझाया गया है कि ट्रेडिंग में फेयर के तुरंत बाद ईगो कैसे प्रवेश करता है और कैसे यह सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ईगो कभी जोर से यह नहीं कहता कि मैं गलत नहीं हो सकता, बल्कि वो बहुत चालाकी से दिमाग में यह फुसफुसाता है कि तुम सही हो, मार्केट ही गलत है। यहीं से ट्रेडर का नजरिया बिगड़ने लगता है। वो चार्ट को निष्पक्ष रूप से देखना बंद कर देता है और केवल वही चीजें देखने लगता है जो उसकी राय को सपोर्ट करें। इस अवस्था में ईगो को अक्सर कॉन्फिडेंस समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में ये कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि अंदर छुपी इनसिक्योरिटी का मास्क होता है। ट्रेडर बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा होता कि ट्रेड उसके प्लान के खिलाफ जा चुका है। इसी ईगो की वजह से सबसे पहले स्टॉप लॉस हटता है। दिमाग कहता है कि थोड़ा और स्पेस दे देते हैं, यहीं से तो रिवर्स होगा। इसके बाद एवरेजिंग शुरू होती है, जहां ट्रेडर ये मान लेता है कि ज्यादा क्वांटिटी डालकर वो अपनी गलती को सही साबित कर सकता है। यहां ट्रेडिंग एक प्रोसेस नहीं रहती, बल्कि ईगो को बचाने की लड़ाई बन जाती है। होप आधारित ट्रेडिंग इसी जगह जन्म लेती है, जहां एनालिसिस की जगह उम्मीद ले लेती है और प्लान की जगह भावनाएं ड्राइव करने लगती हैं। ट्रेडर ये भूल जाता है कि मार्केट को उसकी राय, उसकी मेहनत या उसके आत्मसम्मान से कोई मतलब नहीं है।
ईगो और फियर मिलकर ट्रेडर को धीरे धीरे अंधा बना देते हैं। फियर कहता है अगर और चला गया तो, और ईगो जवाब देता है नहीं जाएगा, मैं गलत नहीं हो सकता। इसी टकराव में ट्रेडर सही फैसले लेने की क्षमता खो देता है। वो ना पूरी तरह बाहर निकल पाता है, ना ही प्रोफेशनल तरीके से रिस्क मैनेज कर पाता है। नतीजा ये होता है कि एक छोटा सा मैनेजेबल लॉस बड़ा और अनकंट्रोल्ड लॉस बन जाता है। यहां नुकसान पैसे का नहीं, सिस्टम का होता है। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर ईगो से नहीं, क्लैरिटी से काम करता है। वो जानता है कि सही होना जरूरी नहीं, जिंदा रहना जरूरी है। वो लॉस को अपनी पहचान से नहीं जोड़ता, बल्कि उसे डेटा और फीडबैक की तरह देखता है। जैसे ही ईगो आता है, प्रोसेस टूटने लगता है, और जैसे ही प्रोसेस टूटता है, ट्रेडिंग जुए में बदल जाती है। इसलिए इस अध्याय में ईगो को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक सिग्नल की तरह पहचानना सिखाया गया है कि जैसे ही मैं सही हूं वाली आवाज आए, समझ लो कि अब सबसे ज्यादा सावधान रहने का समय है। अध्याय 11, ईगो वर्सेस रूल्स। ट्रेडिंग की उस सबसे खतरनाक लड़ाई को सामने रखा गया है जो मार्केट के साथ नहीं, बल्कि ट्रेडर के अपने भीतर चलती है, ईगो और रूल्स के बीच की लड़ाई। यहां बताया गया है कि ईगो कैसे बेहद चालाक तरीके से ट्रेडर को यह महसूस एसएल को थोड़ा आगे सरकाना, टारगेट बदलना, चार्ट पर बार बार इंडिकेटर जोड़ना या हटाना, ये सब मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं होती, बल्कि अपने डर को शांत करने का तरीका होता है। ट्रेडर को लगता है कि वो एक्टिव है, लेकिन असल में वो रिएक्टिव होता है। ये अध्याय ये सिखाता है कि कंट्रोल का भ्रम जितना मजबूत होता है, डिसिप्लिन उतना कमजोर हो जाता है। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने प्रोसेस को किया जा सकता है, और यही फर्क प्रोफेशनल और स्ट्रगलिंग ट्रेडर के बीच की लाइन खींचता है। अध्याय 15, ऑटोमेशन एंड प्रोसेस। प्रोफेशनल माइंडसेट की एंट्री है। यहां बताया गया है कि सफल ट्रेडर मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से खेल निकालते हैं। उन्होंने डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट कर दिया होता है। एंट्री पहले से तय, एग्जिट पहले से तय, रिस्क पहले से तय। इसका मकसद परफेक्ट ट्रेड पकड़ना नहीं होता, बल्कि ट्रेड के दौरान दिमाग को हस्तक्षेप करने से रोकना होता है। जब नियम पहले से लिखे होते हैं तो फियर, ईगो और ग्रीड को खेलने का मौका ही नहीं मिलता। ये अध्याय समझाता है कि प्रोसेस जितना क्लियर होता है, उतनी ही कम एनर्जी हर ट्रेड में लगती है। ट्रेडिंग बोरिंग हो जाती है और यहीं से कंसिस्टेंसी जन्म लेती है। अध्याय 16, लॉस इक्वल्स बिजनेस कॉस्ट। पूरी किताब का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। यहाँ लॉस की परिभाषा ही बदल दी जाती है। लॉस अब सजा नहीं रह जाता, ना ही इंसल्ट, ना ही दुश्मन। वो सिर्फ बिजनेस की एक कॉस्ट बन जाता है, जैसे दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी या मशीन का मेंटेनेंस। जब ट्रेडर इस लेवल पर पहुंचता है तो वो लॉस से भागता नहीं, ना ही उससे लड़ता है। वो उसे एक्सेप्ट करता है, नोट करता है और आगे बढ़ जाता है। इमोशनल चार्ज खत्म हो जाता है। यहीं से ट्रेडिंग व्यक्तिगत नहीं रहती, प्रोफेशनल बन जाती है। इस अध्याय का सार यही है कि जब तक लॉस को दुश्मन मानोगे, तब तक दिमाग कभी शांत नहीं होगा, और जब लॉस को बिजनेस कॉस्ट मान लोगे, तभी ट्रेडिंग सच में एक बिजनेस बन पाएगी। अध्याय 17, आइडेंटिटी शिफ्ट। ट्रेडर के भीतर होने वाले सबसे गहरे और निर्णायक बदलाव को दिखाया गया है। यहां बात किसी नई स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर या सेटअप की नहीं होती, बल्कि उस पहचान की होती है जिससे ट्रेडर खुद को देखता है। अब तक ट्रेडर खुद को एक ऐसे इंसान की तरह देखता आया था जो हर ट्रेड में सही साबित होना चाहता है, जो हर दिन प्रॉफिट देखकर अपने आप को अच्छा ट्रेडर मानता है। लेकिन यहीं पर यह अध्याय उस सोच को तोड़ता है और बताता है कि असली प्रोफेशनल ट्रेडर रिजल्ट से अपनी पहचान नहीं बनाता। यहां इमोशनल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच साफ फर्क उभरता है। इमोशनल ट्रेडर हर ट्रेड के बाद खुद से पूछता है, मैं जीता या हारा, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर का सवाल होता है, मैंने कितना रिस्क लिया और क्या वो सही था। जैसे ही ये शिफ्ट होता है, दिमाग का पूरा फोकस बदल जाता है। अब ट्रेड जीतना या हारना ईगो का मुद्दा नहीं रहता, बल्कि सिर्फ एक प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। इस पहचान के बदलते ही फियर अपनी पकड़ खोने लगता है, क्योंकि अब ट्रेडर को यह साबित नहीं करना होता कि वो सही है। ईगो शांत होने लगता है, क्योंकि अब हर प्रॉफिट को अपनी महानता और हर लॉस को अपनी बेकारपन से जोड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। डिसिप्लिन अपने आप आसान हो जाता है, क्योंकि नियम मानना अब मजबूरी नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा बन जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि जब पहचान बदलती है, तब व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है, तभी रिजल्ट्स स्थिर होते हैं। अध्याय 18, फाइनल रियलाइजेशन। इस अंतिम अध्याय में पूरी जर्नी का सार सामने आता है।
यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि ट्रेडिंग की शुरुआत चार्ट से नहीं होती, ना ही किसी सिग्नल या इंडिकेटर से। ट्रेडिंग की असली शुरुआत उस बातचीत से होती है जो ट्रेडर अपने दिमाग के अंदर करता है। वही अंदर की आवाज तय करती है कि ट्रेडर डर से भागेगा या नियमों पर टिका रहेगा। मार्केट हमेशा एक सा ही रहता है, कैंडल्स वही बनती हैं, प्राइस वही चलता है, अनसर्टेनिटी कभी खत्म नहीं होती। बदलता सिर्फ ट्रेडर के अंदर चलने वाला डायलॉग। पहले जहां हर मूव पर सवाल होता था, हर लॉस पर खुद को कोसा जाता था, वहीं अब एक शांति होती है। ये प्रोसेस का हिस्सा है। यहीं पर यह एहसास गहराता है कि ट्रेडिंग कोई तकनीकी खेल नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता का खेल है। जो ट्रेडर अपने दिमाग को समझ लेता है वही मार्केट में टिक पाता है। जो अंदर की लड़ाई जीत लेता है उसे बाहर के चार्ट डराना बंद कर देते हैं। अंतिम सार, ये कंटेंट ट्रेडिंग सिखाने का दावा नहीं करता। ये आपको ये नहीं बताता कि कहां एंट्री लें और कहां एग्जिट करें। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा काम करता है। ये इंसान को ऐसा बनाता है जो लॉस को संभाल सके, अनसर्टेनिटी को सह सके और प्रोसेस पर भरोसा रख सके। जब इंसान बदलता है तब ट्रेडिंग अपने आप बदल जाती है। यही इस पूरी यात्रा का असली संदेश है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको और ऐसे ट्रिक्स और माइंडसेट टिप्स मिलते रहे।